इस चैप्टर के अंदर का पहला टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग हो सकती है। अब वो क्यों होती है उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं दो, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अलग अलग हो सकता है। और अगर मान लो हैबिटेट भी सेम है किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्यों अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है अब वो अलग अलग है। ठीक है, तो मेनली दो रीजंस दे रखे हैं, एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हैबिटेट। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग हैं। अब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं या फिर बता रखा कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकती हैं। एक दे रखा है कि स्पॉन्जेस के अंदर, सीलेंट्रेट्स के अंदर और प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जिनका नाम दे रखा है फ्लैटवर्म्स के नाम से। ठीक है, वो जो हैं वो बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है फिशेस जो होती हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं। एक और दे रखा है कि एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स और मॉलिस्क जो होते हैं वो भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि गिल्स जो हैं वो मेरे पास फिशेस के अंदर पाई जा सकती हैं, वो हमारे यहाँ एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर पाई जा सकती हैं या फिर मॉलिस्क के अंदर पाई जा सकती हैं। फिर दे रखा है चौथे नंबर पर बात आती है, वो आती है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। ये चार जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। इतनी बात होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दे रखा है कि पहले हमारे लिप्स के ऊपर जो एरिया है दैट इज़ लाइक एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का एरिया आता है, वहाँ से एयर सबसे पहले जाती है अंदर और सबसे पहले जाती है नेसल पैसेज के अंदर और नेसल पैसेज के बाद नेसल चैम्बर के अंदर। ठीक है, पहले नेसल पैसेज में जाती है, देन नेसल चैम्बर के अंदर जाती है। नेसल चैम्बर के बाद ये जाती है फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, मतलब फेरिंग्स वाली रीजन में। फेरिंग्स रीजन में जाने के बाद यहाँ पे दो ट्यूब जारी होती हैं। वेंट्रल जो ट्यूब होती है दैट इज़ लाइक ट्रैकिया और डॉर्सल जो होती है वो ईसोफेगस होती है। ठीक है, अब ट्रैकिया में खाना एंटर ना कर जाए, है ना, बिकॉज ओरोफैरिंग्स भी यहीं आता है, नेसोफैरिंग्स भी की जगह ओपन होता है, इस वजह से तो खाना एंटर ट्रैकिया के अंदर ना कर जाए, इसलिए हमारे पास ये जो ट्रैकिया होता है वो एक एपिग्लॉटिस नाम के एक कवरिंग से कवर होता है। और ये जो कवरिंग होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है, पतले इलास्टिक कार्टिलेज की एक फ्लैप होता है, उससे बना हुआ होता है एपिग्लॉटिस। तो उससे वहाँ पे वो कवरिंग बना देता है ट्रैकिया के ऊपर, इसकी वजह से खाना जो है एटलीस्ट वो ट्रैकिया के अंदर एंटर ना कर सके। लेकिन हवा को जो ट्रैकिया के अंदर एंटर करना होता है तो वो वहाँ से क्या बोल सकते हैं, नेसोफैरिंग्स बोल सकते हो या फिर फेरिंग्स के थ्रू वो यहाँ पे ट्रैकिया वाली रीजन में एंटर कर जाती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अंदर एक ना लाइन दे रखी है, ये एक बात बता रखी है कि नेसोफैरिंग्स जो होता है, ठीक है, जो नाक के थ्रू जो फेरिंग्स वाला एरिया होता है उसको हम नेसोफैरिंग्स बोलते हैं। तो ये जो नेसोफैरिंग्स वाला एरिया होता है जब वो ट्रैकिया के अंदर ओपन करता है तो वहाँ पे एक बोल सकते हो एक जो ओपनिंग होती है, ठीक है, जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग का नाम दे रखा है ग्लॉटिस। ठीक है, और ये जो ग्लॉटिस होती है इट्स अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो वो ये बोला जा रहा है कि नेसोफैरिंग्स जब ट्रैकिया के अंदर ओपन करता है तो वो लैरिंग्स के अंदर एक होल होता है जिसका नाम है ग्लॉटिस, उसके थ्रू ओपन होता है। ठीक है, ये बात दे रखी है, एक ही वाली बात हो गई। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि यहाँ पे ये ट्रैकिया जो होता है, फिर ट्रैकिया के अंदर फिर क्या बोल सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई आते हैं, फिर प्राइमरी के अंदर मतलब प्राइमरी के बाद फर्दर डिविजन्स होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई आते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शरी आते हैं, फिर टर्शरी के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर इनिशियल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं डिवाइड कर करके। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद मेरे पास यहाँ पे एल्वियोलाई और उसकी मतलब पहले डक्ट्स आती हैं एल्वियोलाई की, फिर एल्वियोलाई आती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे ये बता रखा है कि एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एल्वियोलाई और उसकी जो डक्ट्स होती हैं वही सिर्फ जो होता है वो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बनाती है, फिर एक्सचेंज जोन बनाते हैं। बाकी का जितना अभी तक क्या बोल सकते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के अभी तक जो टर्मिनल ब्रोंकियोसा का रीजन होता है उसको हम पूरा का पूरा बोलते हैं क्या बोल सकते हैं कंडक्टिंग पार्ट या फिर कंडक्टिंग जोन बोल सकते हैं। बाकी इतना हो गया। फिर नेक्स्ट दे रखा है अभी कंडक्टिंग जोन का मेनली काम क्या होता है, वो ये काम होता है ताकि फॉरेन पार्टिकल्स को हटा सके। ठीक है, और टेम्परेचर जो बाहर की जो एयर का टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर से एटलीस्ट मैच करा सके थोड़ा थोड़ा। और फिर नेक्स्ट दे रखा है कि ह्यूमिडिफिकेशन जो होता है एयर का वो भी ये कंडक्टिंग पार्ट ही करता है, कंडक्टिंग जोन ही करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रखा है कि अपने पास जो ट्रैकिया होता है ताकि वो जब एयर की एब्सेंस है उस टाइम पे कोलैप्स ना कर जाए, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या बोल सकते हैं वेंट्रल साइड लिखा नहीं है एनसीईआरटी के अंदर आई थिंक सो, लेकिन ऐसे होता है कि पीछे की तरफ इनकम्प्लीट सी शेप्ड हाइलन कार्टिलेजेस की रिंग्स होती हैं और ये जो होती हैं वो मतलब वेंट्रल साइड भी होती हैं और इनकम्प्लीट होती हैं लेकिन। ठीक है, और ये जो है कोलैप्स जो है उससे बचाने के काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कि ये जो होती हैं ये जो हाइलन कार्टिलेज की जो सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो ये बोल सकते हैं कि ये ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक लाई करती हैं। ठीक है, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक लाई करती हैं। ठीक है, उसके बाद इतनी बात हो गई। फिर जो अपने पास ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जो है वो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर जा करके डिवाइड करता है, वो भी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। फिर इतनी बात हो गई। फिर हमारे पास ये दे रखा है कि
फिर हमारे पास जो थोरैसिक चैम्बर बोल सकते हैं, थोरैसिक कैविटी जो है उसके अंदर हमारी लंग्स लाई कर रही होती हैं। और ये जो लंग्स होती हैं इनके अंदर मतलब इनके ऊपर जो है वो कवरिंग होती है, प्लूरा नाम की कवरिंग होती है। एक होती है आउटर प्लूरा, एक होती है इनर प्लूरा। और जो आउटर प्लूरा होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं चिपकी हुई होती है थोरैसिक वॉल से, ठीक है। और फिर जो इनर प्लूरा होती है वो लंग सरफेस पे ही चिपकी हुई होती है, फिर लंग सरफेस से ही अटैच्ड होती है डायरेक्टली। अब ये जो आउटर प्लूरा है और इनर प्लूरा है, यानी कि जो आउटर वाली है वो थोरैसिक वॉल से कनेक्टेड है और जो इनर प्लूरा है वो लंग सरफेस से या फिर लंग वॉल पे ही कनेक्टेड है। और इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है दैट इज़ लाइक उनके इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड होता है इनके बीच में, जो कि फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, ठीक है, ताकि जब भी क्या बोलते हैं एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन हो, ताकि तब उस टाइम पे फ्रिक्शन कम हो सके। फिर नेक्स्ट चीज़ दे रखी है, डायग्राम के अंदर दे रखा है मेनली, आई डोंट नो कि ये एनसीईआरटी में लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन मेरे को डायग्राम में दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ। डायग्राम में ये बोल रखा है कि अपने पास जो लेफ्ट लंग होती है उसके अंदर थोड़ा सा जो है हार्ड क्या बोल सकते हैं घुसा हुआ होता है अंदर हल्का सा, ठीक है। और जो हार्ट का साइज़ होता है वो हमें पता है क्लेंच्ड फिस्ट के साइज़ के बराबर होता है, तो वो ये दे रखा है। एक और नेक्स्ट दे रखा है। अच्छा, इन सब बातों को बताने में मैंने एक बात छोड़ दी, वो ये थी कि लैरिंग्स जो होता है वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में काम करता है, और इसको साउंड बॉक्स भी लिखा है एनसीईआरटी ने। और अगर बोल सकते हैं बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए तो ये जो है वो फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच का पोर्शन होता है। लेकिन मैंने भी क्या बोल सकते हैं इसको ऑर्डर में बोला नहीं प्रॉपर, क्योंकि मैंने एक लाइन पहले ही मेंशन कर दी थी जो कि एनसीईआरटी में लिखी थी, नेसोफेरिंग्स ओपन थ्रू द ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, जिसका मतलब है कि जब फेरिंग्स जो है ट्रैकिया की तरफ ओपन होता है तो वो एक होल के थ्रू गुजरता है, और ये जो होल होता है वो लैरिंग्स रीजन का होल होता है। तो मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल दी थी, तो ये समझ सकते हैं। फिर मैं दोबारा ऑर्डर बोल देती हूँ। पहले अपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर एंटर करती है, फिर देन नेसल पैसेज में जाती है, फिर नेसल चैम्बर में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, और फिर हमारे पास बोल सकते हैं लैरिंग्स पे जाती है। लैरिंग्स के ग्लॉटिस का जो होल होता है, मतलब जो होल का नाम है ग्लॉटिस, उसके थ्रू गुजरती है, एंड देन इट एंटर्स इनटू द ट्रैकिया। और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर देन टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर पहले डक्ट्स एल्वियोलाई की, फिर देन एल्वियोलाई। इस तरीके से पूरा ऑर्डर चल रहा होता है। फिर नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज़ लाइक कि हम बात करते हैं थोरैसिक चैम्बर के बारे में, ठीक है। ये जो थोरैसिक चैम्बर होता है दैट इज़ एन एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। वो एक मतलब एनाटॉमिकली देखा जाए तो वो एक एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है। अगर मैं कोई भी चेंज करूँगी थोरैसिक चैम्बर के अंदर तो वो डायरेक्टली पल्मोनरी कैपेसिटीज़ पे या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम पे इफेक्ट डालने लगेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि हम चलाएगी हमारी बॉडी, और बोयल्स लॉ को फॉलो करते हो जो हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ा था, जिसका मतलब था कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो मेरे पास वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगी तो मेरे पास प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ बोयल्स लॉ के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो चला के चलती है, और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इसके थ्रू कराती है, ठीक है। यानी कि और क्या करती है कि अब अगर हमारी बॉडी जो है अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज अप करती है तो अंदर का जो है प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर से एयर रश आउट करेगी अंदर जाने के लिए, यानी कि लंग्स के अंदर आने के लिए, और इसका मतलब हो जाएगा कि इंस्पिरेशन हो जाएगा, और वाइस वर्सा करते हुए हमारे पास एक्सपिरेशन हो जाएगा। यही चीज़ हम चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि ये जो थोरैसिक चैम्बर है, इस थोरैसिक चैम्बर को लेटरली जो है वो रिब्स सराउंड करती है। फिर बोल सकते हैं लोअर साइड से डायफ्राम है, ठीक है, और वेंट्रल साइड से स्टर्नम है, और डॉर्सल साइड से हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है। एक ही बात बोल रखी है। और बाकी क्या उसका एग्जैक्टली कौन सा हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा फिनोमेना यूज़ करते हैं दैट इज़ लाइक बोयल्स लॉ, कौन सा लॉ यूज़ करते हैं तो वो बोयल्स लॉ होता है, ठीक है। देन इट्स लाइक इंस्पिरेशन कैसे होता है। इंस्पिरेशन का सिंपल तरीका है कि अंदर का प्रेशर कम करना होता है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो बाहर से जो है अंदर की तरफ एयर रश आउट करेगी। अब अंदर का प्रेशर कैसे कम किया जाए, अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज़ करके। अब अंदर का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ होगा, अंदर का वॉल्यूम इस तरीके से इंक्रीज़ होगा कि डायफ्राम नाम की एक मसल होती है जो मैंने बताई थी कि वो लंग्स के लोअर साइड पे होती है, ठीक है, ट्रैक कर देते हैं, ठीक है। अभी जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जगह बनेगी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जगह बन जाती है। फिर बोल सकते हैं वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और एक और बात बोल सकते हैं, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो हमारे पास जो स्टर्नम है और रिब्स हैं वो अप साइड मूव करती हैं, ठीक है, अपवर्ड्स मूव करती है। तो जब वो अपवर्ड्स मूव करती है तो बाकी का सब जो पूरा लंग जो क्या बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर है उसका क्या बोल सकते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर वॉल्यूम जो है वो वहाँ पे उस टाइम पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब ये कुल मिला के वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो प्रेशर अंदर का कम हो जाएगा, और बाहर से अंदर की तरफ जो है एयर रश आउट करेगी, तो इस तरीके से इंस्पिरेशन हो जाएगा। अब यही उल्टा काम करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे। अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए हमें अंदर का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या आएगा कि अभी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको वापस रिलैक्स कर दो, जो कि
पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, नॉर्मली पैसिवली हो जाएगा वो, ठीक है, यानी कि सबका रिलैक्सेशन हो जाएगा, डायफ्राम वापस नॉर्मल रिलैक्स हो जाएगा और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी जब तो अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो यानी कि जो एयर है अंदर की वो बाहर की तरफ रश आउट करेगी, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन परफॉर्म करा देते हैं। एक और बात है कि 12 to 16 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से हमारे पास ये रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट बोल सकते हैं, और हम रेस्पिरेशन को या फिर रेस्पिरेटरी रेट को बोल सकते हैं, या फिर ब्रीदिंग रेट जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम वो है, एक मशीन होती है, फिर एक डिवाइस होता है जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ लाइक स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर के थ्रू हम जो है इसको कि कितना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, कितनी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, वो बोल सकते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए भी हेल्पफुल रहता है। दोनों लंग्स के बीच में हमारे पास हार्ट होता है, जो मैं पहले बोल सकती हूँ, जब वो लेफ्ट लंग के अंदर बोल सकते हैं हल्का सा घुसा हुआ है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो नाली उसने लंग के अंदर, ठीक है, तो जो लेफ्ट लंग है वो तो हल्की सी वो उसी शेप में आए थोड़ी सी कि उस पर दिखता है कि यहाँ पे ये प्लेस दिया जाता है, प्रॉपर दिखती है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो हार्ट लगा हुआ है। तो उस पोर्शन को, उस जो क्या बोलते हैं जो एरिया बना हुआ है उस पोर्शन को हम कार्डियक नॉच बोलते हैं, और बाकी का जो बीच का पोर्शन होता है दोनों लंग्स के बीच में उसको हम मीडियस्टेनम बोलते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज की, उसमें एक टर्म दे रखा है, एक बीमारी दे रखी है हाइपोक्सिया नाम की, ठीक है। अब ये हाइपोक्सिया क्या, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो और बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही हो, फंक्शन नहीं कर पा रही हो, तो उस वाली कंडीशन को हम हाइपोक्सिया की कंडीशन बोलते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा था पीछे बैक एक्सरसाइज में, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। पहला आता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मली पल्मोनरी वेंटिलेशन कर रहे हैं उसमें जितनी भी एयर इन जा रही है नॉर्मल तरीके से, कोई फोर्सफुली नहीं कर रहा है, और जितना ही आउट जा रही है उसको हम टाइडल वॉल्यूम के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर मैं पर ब्रेथ के हिसाब से देखूँ तो 500 मिलीलीटर पर ब्रेथ के हिसाब से चलती है, और नेक्स्ट आता है 6000 मिलीलीटर से 8000 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से होती है। फिर नेक्स्ट आता है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में ये होता है कि एग्जैक्टली हम कितना फोर्सफुली एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद ये जो होता है वो 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर तक हो सकता है, ठीक है। और फिर दूसरा आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये जो होता है वो फोर्सफुली कितना हम वॉल्यूम का, एयर का वॉल्यूम एक्सेल कर सकते हैं, तो वो जो पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा वाला वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर आता है, और वो जो होता है वो 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर तक का होता है। नेक्स्ट आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम एक पार्ट ऑफ वॉल्यूम होता है हमारी एयर का, जो कि लंग्स के अंदर ही रहता है, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो उसके अंदर, तो फोर्स लगा लो लंग्स पे तब भी वो नहीं निकलता, तो वो जो होता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम आता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, और रेसिडुअल वॉल्यूम जहाँ पे जौन से भी कैपेसिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा आप उनको भी स्पायरोमीटर के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो या मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये दे रखा था। रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर तक का। नेक्स्ट आता है IC, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होता है वो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV होता है, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आता है ERV प्लस TV, दोनों का ऐड कर देंगे। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज़ अ काइंड ऑफ कैपेसिटी जिसमें हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ है, ठीक है। और इससे हम कोई भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास ERV बचा होगा, बिकॉज हम ERV में जो ERV वाला पार्ट होता था वो हम फोर्सफुली एक्सपायर करते थे, और बाकी रेसिडुअल वॉल्यूम अगर मैं नॉर्मली एक्सपिरेशन कर रही हूँ तो मेरे पास RV तो बचा ही होगा, तो ERV प्लस RV इज इक्वल्स टू फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी समथिंग एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद में जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करूँगी तो एक्सपायर्ड एयर कितनी होगी वो होगा, या फिर इसकी डेफिनेशन उल्टी कर सकते हैं कि एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में जब मैं फोर्सफुली इंस्पिरेशन करूँगी तो वो कितना होगा। तो इस वजह से IRV प्लस TV प्लस ERV ये तीनों का ऐड करोगे तो मेरे पास वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जब मैंने कुल मिला के फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रखा है, या फिर कुल मिला के मैं जितनी एयर भर सकती हूँ लंग्स के अंदर वो कितनी हो सकती है, तो चारों का ऐड कर दो। सिंपल बात, ERV प्लस TV प्लस IRV प्लस RV, या तो एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज वाइटल कैपेसिटी में बाकी की 3 आ रही थी और रेसिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर देंगे इस वाले में, तो मेरे पास टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा, इतना होता है। देन 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होता है बाय 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं डिलीवर करता है या फिर कंटेन करता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये 2 बात दे रखी थी NCERT के अंदर। फिर दूसरा दे रखा
एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नेक्स्ट पार्ट आता है, तो उसमें दे रखा है कि पहले वो टेबल दे रखी है कि ऑक्सीजन का कौन कौन से लेवल पे कितना कितना प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, वो बात पहले वो देख के दे रखा है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ दे रखी है कि क्या क्या चीज़ मैटर करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, कि कितना भी पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये दे रखी है कि कितनी ज़्यादा सोल्यूबल हो सकती है वो गैस, है ना, ये दे रखा है। फिर तीसरा दे रखा है कि थिकनेस कितनी है मेम्ब्रेन की, जो भी हम जो एल्वेलर वॉल्स वगैरह होती हैं इनकी जो थिकनेस होती है कुल मिला के वो 1 मिलीमीटर तक की हो सकती है, फिर इवन उससे भी थिन हो सकती है, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो कौन कौन सी मतलब क्या बोल सकते हैं कौन कौन सी मेम्ब्रेन का नाम है, तो जो एल्वेलाई की वॉल पे लगी होती है, फिर एल्वेलर वॉल पे लगी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो दे रखा है तो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज पे जो लगी होती है, ब्लड वेसल्स पे जो लगी होती है वो होती है अपने पास एंडोथेलियम की, और जो मतलब एंडोथेलियम की लेयर होती है, ठीक है। और उसके अंदर से जो ब्लड वगैरह भरा होता है तो वहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। फिर इन दोनों के बीच में यानी कि एल्वेलर वॉल पे स्क्वैमस होती है, ब्लड वेसल्स पे एंडोथेलियम होती है, इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस होता है, और बेसमेंट सब्सटेंस जो होता है वो ए सेलुलर लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये तीनों लेयर्स को हम साथ में भी कंसिडर करें तो भी ये 1 मिलीमीटर से कम तक का थिकनेस क्रिएट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होती है ब्लड के अंदर, पहली बात। उसके बाद ये बता दिया मैंने कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, और ये फिर उससे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सॉल्युबिलिटी बहुत मैटर करती है मतलब गैस की, और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन भी बहुत मैटर करती है कि वो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा और कौन सी गैस का होगा। अब मैं बताना शुरू करती हूँ टेबल के बारे में, ठीक है। पहले ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर की एयर में होती है, एटमॉस्फेयर की एयर में अगर देखा जाए तो 159 होती है, एंड देन इट कम्स टू एल्वियोलाई में आके वो 104 की हो जाती है। फिर अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो वो 95 की होती है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो 40 की हो जाती है, और टिश्यूज़ में भी वो 40 की ही रहती है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखेंगे तो वही बात है कि आपका दिखाता जा रहा है कि कहाँ से पार्शियल प्रेशर, मतलब पहले ऑक्सीजन के लिए भी कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है कि वहाँ पे ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। एटमॉस्फेयर में हाई था, फिर अंदर जाएगा एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई से फिर डिफ्यूज आउट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से टिश्यूज़ की तरफ। तो इस तरीके से चीज़ हम देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है, इसमें पहले अगर मैं बात करती हूँ कि हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो हाई होता है टिश्यूज़ के अंदर, तो टिश्यूज़ में होता है 45। फिर मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 45। फिर अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर देखूँगी तो मेरे पास 40 हो जाता है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं एल्वियोलाई के अंदर, तो वहाँ पे भी 40 होता है। फिर बाहर देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में मेरे पास 0.3 होता है, ठीक है। इट्स ट्रांसपोर्ट का टॉपिक, तो जो हर एक गैस का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। पहले बात करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन जो होता है वो आरबीसीज़ के अंदर जाता है 97% के हिसाब से, और बाकी जो होता है वो डिजॉल्व स्टेट में जाता है प्लाज्मा के अंदर, वो भी 3% में, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसा अलग तरीका नहीं होता, बस ये 2 तरीके से जाता है। तो आरबीसीज़ के अंदर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन के, तो वो हो जाता है आरबीसी के अंदर वो 97% में, और बाकी प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट के अंदर, ठीक है। पहली बात ये हो गई। फिर दूसरा दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसके अंदर 4 हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, पहली बात, ठीक है। फिर दूसरा बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, इसमें 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका दे रखा है कि वैसे ही पहले जैसे आरबीसी की तरह आरबीसी में ही ग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन करके, फिर दूसरा दे रखा है प्लाज्मा की तरह से, मतलब जैसे डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा जैसे जाते हैं वैसे, या फिर तीसरा दे रखा है कि बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्मेशन करके, ठीक है, पहली बात। अब इनका डिवीजन देख लेते हैं कि किस तरीके से किस में मेजॉरिटी होती है। तो बाइकार्बोनेट आयंस की मेजॉरिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। वो होता है 70% होता है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाता है, एंड देन 20 से 25% जो होता है वो आरबीसी के थ्रू जाता है, और बाकी का 7% जो है, बाकी का जो 7% है वो प्लाज्मा में घुल के जाता है, ठीक है। ये इतनी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात कर रखी है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में अपने पास पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन दे रखा है, वाई एक्सिस में परसेंटेज सैचुरेशन दे रखा है। अब यहाँ पे एक सिग्मॉइड काइंड ऑफ कर्व बन रखा है, ठीक है। और ये जो सिग्मॉइड काइंड ऑफ कर्व है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा इन द केस ऑफ लंग्स, ठीक है, या फिर कि लंग्स पे क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो बात बोल सकते हैं। और राइट की तरफ शिफ्ट करेगा जब हमारे पास टिश्यू का केस आएगा, यानी कि जब मेरे पास कार्बन हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, ये वाली बात। अब ये दे रखा है कि जब मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज अप होगी, मेरे पास एच पॉजिटिव आयंस का की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज अप होगी, या फिर बोल सकते हो पीएच कम होगा, ठीक है। और दूसरी बात बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तब मेरे पास कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बात होती है, तो यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी टिश्यूज़ के लिए, खत्म बात। इतनी चीज़ हम देख सकते हैं। और अगर इसका उल्टा होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो चीज़ चलेंगी वो एल्वियोलाई के सरफेस पे चलेंगी, सिंपल।
एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और आरबीसीज में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसीज में गुड अमाउंट में प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा के अंदर माइन्यूट क्वांटिटीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन अब जब कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी भी है साथ में और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, तो ये जो है रिएक्शन प्रोसीड करेगी और बनाएगी क्या, कार्बनिक एसिड। और कार्बनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज अपने आप को डिसोसिएट कर लेगा और बनाएगा बाइकार्बोनेट आयंस और H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस और H पॉजिटिव आयंस हैं, ये अपने आप को वापस बोल सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे इन द केस ऑफ एल्वेलाई। और या ये बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से H2O मिल करके बाइकार्बोनेट आयंस और H पॉजिटिव आयंस बन के चलते हैं जब वो टिश्यू के अंदर होते हैं, टिश्यू लेवल पे होते हैं। ठीक है, और उल्टा रिएक्शन भागता है, यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस और H पॉजिटिव आयंस की तरफ से वो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे वो एल्वेलाई पे होता है। ठीक है, फिर इतनी बात हो गई। फिर अपने पास ये आता है कि रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन कैसे होता है। पहली बात तो हमारे पास न्यूरल रेगुलेशन का काम होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उसके लिए हमारे पास एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में एक न्यूमेटिक सेंटर होता है जो कि पोन्स रीजन के अंदर लाई करता है। और उसके बाद ये जो पोन्स रीजन होता है ये क्या करता है, ये इंस्पिरेशन के रेट को रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब उसका जो ड्यूरेशन होता है इंस्पिरेशन का उसको रिड्यूस कर देता है और रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर करता है। ठीक है, और उसके बाद ये और दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर एक केमो सेंसिटिव एरिया भी होता है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के जिस नियर बाय में प्लेस्ड होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पे और H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे चेक रखता है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, फिर H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो ये कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करवाएगा ताकि किसके थ्रू, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसके थ्रू, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है और H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर से कम हो सके। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड आर्टरी पे और एओर्टिक आर्क पे। ठीक है, और ये भी जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पे चेक करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो रिसेप्टर्स हों, चाहे वो अपने पास केमो सेंसिटिव एरिया हो, वो कभी भी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी चेक नहीं रखते, फिर कोई भी मतलब ऐसे कोई भी काम नहीं होते कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी कोई भी इफेक्ट पड़े, ना इंक्रीज़ के टाइम पे और ना ही डिक्रीज़ के टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ जो चेक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पे ही रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद डिसऑर्डर्स दे रखे हैं। अस्थमा में क्या होता है कि वीजिंग या फिर बोल सकते हैं सीटी बजाने जैसी साउंड आती है जब हम सांस लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, और ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा देखा है एम्फाइसेमा, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। एम्फाइसेमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू हो जाता है, जिसमें कि एल्वेओलर वॉल्स जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि प्रॉपर बोल सकती हूँ तो डिफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, है ना। और हाँ, और इसका मेन कॉज जो है वो सिगरेट स्मोकिंग होता है। ठीक है, फिर आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ जिनके अंदर या तो ग्राइंडिंग का काम होता है या फिर स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है। ठीक है, इसमें कि बेसिकली जो वर्कर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है डस्ट के साथ में या कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स के साथ में, तो इन कंडीशंस के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं ये और क्या बोल सकते हैं फाइब्रोसिस से या एस्बेस्टोसिस से, इन सब प्रॉब्लम्स के साथ में। ठीक है, इसमें क्या होता है डस्ट के साथ में या ऐसे माइन्यूट पार्टिकल्स के साथ में जो दिखते नहीं हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके साथ में लोगों के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मतलब बीमारी का नाम है फाइब्रोसिस हो सकती है, और जिसमें क्या होता है कि फाइब्रस टिश्यू होता है वो प्रोलिफरेट कर जाता है। ठीक है, और ऐसे वर्कर्स को कंपल्सरी होना चाहिए कि वो प्रोटेक्टिव मास्क पहने ताकि उनको ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो।